हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 12 फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स के अंदर रिफ्लेक्शन इन अ स्फेरिकल मिरर का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, रे डायग्राम्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ये सारे टॉपिक्स आज के लेक्चर में पढ़ाए जाएंगे। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 12 में हैं या जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। बच्चों, मिरर हमारा क्या होता है? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। मिरर टू टाइप्स के होते हैं, पहला प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर के ऊपर मैंने प्रीवियस कई सारे लेक्चर बनाए हैं जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन मिरर कैसे होता है, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, रे डायग्राम कैसे कंप्लीट करते हैं, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये बेसिक बातें मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई थी। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। अब हमें पढ़ना है सेकेंड टाइप ऑफ मिरर, जिसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। और बच्चों, स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं, पहला कॉनकेव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। अब कैसे पहचानेंगे कौन सा मिरर कॉनकेव है और कौन सा मिरर कॉन्वेक्स है, उसका क्या तरीका है, आइए ध्यान से देखिए। बच्चों, मिरर कैसे बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, जब भी आप किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास के बैक साइड पे कोटिंग कर देते हो तो जो इनर वाला सरफेस होगा या कह लो फ्रंट साइड वाला सरफेस होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करेगा। तो मिरर ऐसे बनता है। तो जैसा कि आप यहां देख रहे होगे कि हमारे पास कोई एक कर्व गिलास है, कर्व गिलास है। इस कर्व गिलास के पास दो सरफेस हैं, एक आउटर सरफेस और एक इनर सरफेस। अगर आप इस कर्व गिलास के आउटर सरफेस पे सिल्वर ऑक्साइड की कोटिंग कर देते हो, सिल्वर ऑक्साइड यानी कि Ag2O, इसके आउटर सरफेस पे कोटिंग कर देते हो या कह लो पेंटिंग कर देते हो, तो जो इसका इनर सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को शो करेगा। और इस टाइप के मिरर को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। जैसा कि आप यहां देख पा रहोगे, आउटर सरफेस कोटेड होता है या कह लो पेंटेड होता है विथ सिल्वर ऑक्साइड Ag2O फॉर्मूला होता है। अच्छा, इनर सरफेस क्या बिहेव करेगा? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करेगा। तो इस टाइप के मिरर को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अब कैसे पहचानेंगे कॉन्वेक्स मिरर? जैसा कि आप यहां देख रहे हो, हमारे पास एक कोई कर्व गिलास है और इस बार अगर हम इस कर्व गिलास के इनर वाले सरफेस पे सिल्वर ऑक्साइड की कोटिंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं? सिल्वर ऑक्साइड की कोटिंग कर देते हैं, तो बच्चों जो आउटर वाला सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा, यानी कि आउटर सरफेस के थ्रू रिफ्लेक्शन फिनोमिना शो होगा। तो इस टाइप के मिरर को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर हुई बात कि नहीं? जैसा कि यहां लिखा है, आउटर सरफेस यहां पे रिफ्लेक्टिंग होता है और इनर सरफेस कोटेड होता है। कॉन्वेक्स का उल्टा कॉन्वेक्स का उल्टा कॉनकेव है या कह लो कॉनकेव का उल्टा कॉन्वेक्स है। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आइए पढ़ते हैं इन दोनों मिरर्स के फंक्शन क्या होते हैं। अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, तो बच्चों ये क्या करता है? रेस को कन्वर्ज कर देता है, यानी कि कन्वर्जिंग मिरर है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, कॉनकेव मिरर क्या होता है बच्चों? एक कन्वर्जिंग मिरर है। और हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है ये बच्चों क्या होता है? डाइवर्जिंग मिरर है, यानी कि रेस को डाइवर्ज कर देता है। अब आइए समझाते हैं कन्वर्जिंग क्या होता है और डाइवर्जिंग क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है, आपने कोई दो रेज इंसिडेंट करा दी हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा बच्चों? वो कन्वर्ज हो जाएंगी। कैसे? ध्यान से देखिए। हमने दो रेज इंसिडेंट करा दी कॉनकेव मिरर के पास, सामने कॉनकेव मिरर रखा है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोनों रेज क्या हो जाएंगी? ऐसे कन्वर्ज हो जाएंगी। और इसका मतलब क्या है? वो मिरर कन्वर्जिंग मिरर है, यानी कि कॉनकेव मिरर। अच्छा, मान लीजिए अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, तो अगर आपने कोई दो रेज इंसिडेंट करा दी हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डाइवर्ज हो जाएंगी, फैल जाएंगी। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मिरर है वो डाइवर्जिंग मिरर है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर है। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का समझ गए होंगे। अच्छा, अब आइए समझते हैं कैसे कन्वर्ज करती हैं रे डायग्राम्स के थ्रू और कैसे डाइवर्ज करती है रे डायग्राम्स के थ्रू। देखिए बच्चों, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है और उससे एक
क्या पास कर रही है, एक लाइन पास कर रही है। इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इस लाइन को? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये कहां से पास करती है? इस कॉनकेव मिरर के सेंटर वाले पॉइंट से पास करती है। इस पॉइंट को बोलते हैं पोल, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अच्छा, अब हमें अगर कन्वर्जेंस दिखाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मिनिमम हमारे पास 2 इंसिडेंट रे होनी चाहिए, जो कि हमें इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेनी होगी। तो चलिए हम 2 रेस को पैरेलल ले लेते हैं। मान लीजिए एक रे हमने ये ले ली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे। दूसरी इंसिडेंट रे नीचे से ले लेते हैं, और ये रे भी हमारी क्या है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये दोनों इंसिडेंट रे हमने बना ली हैं। ये हमारा क्या है बच्चों? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमें क्या बनाना होता है नेक्स्ट स्टेप में? नॉर्मल रे। नॉर्मल रे क्या होती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर। तो चलिए इसको ही बना लेते हैं। ठीक है, अगर आप इस नॉर्मल रे को क्या करते हो बच्चों? पीछे बैकवर्ड शिफ्ट करते हो तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, ये एक पॉइंट से पास करती है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं? आपने इंसिडेंट रे ऐसे ली थी, अब क्या होगा? ये रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अच्छा, और रिफ्लेक्ट होकर के कन्वर्ज होनी चाहिए, क्योंकि कॉनकेव मिरर है। अच्छा, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा बच्चों? ये ऐसे कन्वर्ज होकर के ऐसे पास करेगी, और एक पॉइंट से पास करती है। उस पॉइंट का एक नया नाम होता है फोकस, जिसको हम कैपिटल F से दिखाते हैं। ये हमारी हो गई रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? इंसिडेंट रे ऐसे गई थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज हो गई है और फोकस से पास करती है। क्या रिफ्लेक्टेड रे हमेशा फोकस से पास करेगी? ऐसा नहीं है। एक रूल होता है जो आप आगे पढ़ेंगे, कि अगर कोई रे या इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करती है। क्लियर हुई बात कि नहीं? एक बात नोट करिएगा, ये था हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये था हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आपने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होता है। ठीक है, चलिए इसी तरह हमारे पास एक नीचे रे है इंसिडेंट। ठीक, फिर क्या करना पड़ेगा हमको? फिर से एक नॉर्मल रे बनानी पड़ेगी परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। चलिए, ये हमने एक नॉर्मल रे बना ली है। ठीक बच्चों, अब अगर हम इस नॉर्मल रे को पीछे बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे तो बच्चों ये कहां से पास करेगी? जल्दी बताइए। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल रे को बैकवर्ड शिफ्ट कर लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। जिस एंगल से आपने इंसिडेंट कराया था, ये एंगल हो गया, बोलिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? ये इंसिडेंट रे फोकस से पास करनी चाहिए, क्योंकि इंसिडेंट रे पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यानी कि ये हो गई हमारी, बोलिए, रिफ्लेक्टेड रे, सेम एंगल से जाएगी। क्लियर हुई बात कि नहीं? जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होगे, आपने क्या किया? 2 इंसिडेंट रे ली थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन देखिए ये कन्वर्ज हो गई हैं, कन्वर्ज हो गई हैं, पास पास आ गई, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? अच्छा, अब आइए इधर देखते हैं कैसे कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से 2 इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेनी पड़ेगी। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है जो इस कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर से पास कर रही है, जिसको बोलते हैं हम पोल, जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अच्छा, अब हमें क्या करना है? फिर से 2 रेज लेनी है। ये हमारी हो गई इंसिडेंट रे पहली, और ये हो गई हमारी दूसरी इंसिडेंट रे। ठीक बच्चों? अच्छा, अब उसके बाद हमें क्या करना है? नॉर्मल रे ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल रे क्या हो जाएगी? देखिए, इस इंसिडेंस रे, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहां से एक नॉर्मल रे ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप इस नॉर्मल रे को बैकवर्ड शिफ्ट करोगे, ठीक, तो वो एक पॉइंट से पास कर रही है, जिसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, इसी तरह अब क्या होगा? नॉर्मल रे ड्रॉ कर दी, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? ये एक डाइवर्जिंग मिरर है, तो आपने रे ऐसे फेंका, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी
वो बच्चों डाइवर्ज हो जाएगी, ऐसे फेंका था वो डाइवर्ज होकर फैल जाएगी। समझ गए? तो चलिए रिफ्लेक्टेड रे बना लेते हैं। हमारी रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे जाएगी, जिस एंगल से इंसिडेंट हुई थी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक बात नोट करिएगा बच्चों, क्या जब आप देख रहे हो रिफ्लेक्टेड रे सेम मीडियम में चली गई है, तो आप कहोगे भैया यहां तो फोकस से पास कर रही थी रिफ्लेक्टेड रे, मगर यहां तो फोकस से पास ही नहीं कर रही, चली गई वापस। करेगी, इसको कराना पड़ेगा। कैसे? अगर हम इस रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड शिफ्ट करते हैं, इस रे को बैकवर्ड शिफ्ट करते हैं, तो ध्यान से देखिए, ठीक है, आपने इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बैकवर्ड शिफ्ट कर दिया है और फोकस से पास कर रही है। आप देख रहे हो क्या? आपने देखा कि ये रे अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस, ऐसा लग रहा है कि फोकस से अपीयर होके रिफ्लेक्ट होके बाहर जा रही है। अपीयर हो रहा है, रियलिटी में नहीं है, फोकस से पास कर नहीं रही थी, हमने बैकवर्ड शिफ्ट किया है तब जाके पास की है फोकस से। समझ गया कि नहीं समझ गया? क्लियर? अच्छा, ये हो गया हमारा पहला केस। अब आइए देखिए दूसरा रे, ये इंसिडेंट रे। फिर क्या करना है हमको? नॉर्मल रे ड्रॉ करना है जो कि परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ये हो गई हमारी नॉर्मल रे। ठीक, ये हमने नॉर्मल रे ड्रॉ कर दी है परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो कि पास करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इंसिडेंट रे थी, वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी और रिफ्लेक्ट करके डाइवर्ज होगी बच्चों। अच्छा, मान लीजिए ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे कैसी होगी? ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक बच्चों, क्लियर? अच्छा, फिर से देखिए, ये रिफ्लेक्टेड रे पास नहीं कर रही है फोकस से, तो फोकस से पास कराने के लिए हमें इसको बैकवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। चलिए, बैकवर्ड शिफ्ट किए तब जाके ये फोकस से पास की है। क्लियर? क्या ये सच में फोकस से पास की है? नहीं पास की है। आपने इसको जबरदस्ती बैकवर्ड जब शिफ्ट किया है तब जाके ये फोकस से पास कर रही है। इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस बनता है उसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी फोकस। इस टाइप के फोकस को क्या बोलते हैं हम? इमेजिनरी फोकस। समझ गए? क्या बोलते हैं? इमेजिनरी फोकस। क्योंकि ऐसा लग रहा है, अपीयर हो रहा है, हमने जबरदस्ती किया है। रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ है कि फोकस से पास कर रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का? अच्छा, इसमें देखिए आपने फेंका था और रिफ्लेक्ट होने के बाद सच में हमने प्रोड्यूस थोड़ी ना किया है, बैकवर्ड थोड़ी ना शिफ्ट किया रिफ्लेक्टेड रे को, ये ऐसे जाके पास कर गई रियलिटी में। इसलिए यहाँ पे जो फोकस बनता है और इसको हम बोलते हैं, बोलिए बच्चों, रियल फोकस। क्या बोलते हैं? रियल फोकस भी बोलते हैं। किस केस में? कॉनकेव मिरर में। समझ गए? एक बात और नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर बात करें कॉनकेव मिरर की, तो जो बच्चों फोकस है वो इस मिरर के लेफ्ट साइड बन रहा है। तो ये पॉइंट देखिए, फोकस इज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, मिरर के लेफ्ट साइड है। समझ गए? अच्छा, एक बात और नोट करिएगा बच्चों, यहाँ जो एफ पी या कह लो पी एफ डिस्टेंस दिख रहा है, इसको बोलते हैं फोकस, नहीं क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। पोल से फोकस तक का डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये पोल हो गया, और यहाँ से ये अगर हम कहें ये हमारा फोकस वाला रीजन था। अगर हम इसको ये डिस्टेंस देखें P से F की तरफ, यानी कि पोल से फोकस की तरफ, इसको बोलते हैं बच्चों क्या? फोकल लेंथ, जिसको हम इस F सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अच्छा, अब एक बात आप अज्यूम कर लो कि हमेशा जो मिरर का लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस होगा, कुछ भी मिरर के लेफ्ट साइड जो भी डिस्टेंस होगा वो हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे और राइट साइड वाले डिस्टेंस को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो उस हिसाब से फोकस हमारा कहाँ है? लेफ्ट साइड है, और डिस्टेंस फोकल लेंथ किधर आ रही है? लेफ्ट साइड आ रही है, यानी कि नेगेटिव होगा इसकी वैल्यू। इसका मतलब क्या है? फोकल लेंथ इज नेगेटिव। इस केस में, कॉनकेव मिरर के केस में नेगेटिव होती है फोकल लेंथ। क्लियर हुई बात कि नहीं? नेगेटिव होती है, ये बात नोट कर लीजिए। क्लियर? अच्छा, क्यों हो रही है? क्योंकि फोकस लेफ्ट साइड रखा है मिरर के, और वो डिस्टेंस लेफ्ट साइड होने की वजह से नेगेटिव कंसीडर करते हैं। समझ गए? क्लियर? अच्छा, अब बात करें कॉन्वेक्स मिरर की। तो बच्चों यहाँ पे देखिए,
ये हमारा मिरर है और पोल के या कह लो मिरर के राइट साइड फोकस प्लेस्ड है। तो यहाँ पे आप देखिए एक पॉइंट लिखा है, फोकस इज ऑन राइट साइड ऑफ द मिरर। इस मिरर के राइट साइड रखा है और राइट साइड होने की वजह से ये जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। क्या, ये देखिए यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। और ये जो डिस्टेंस दिख रहा है पोल से फोकस तक, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। मगर कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस राइट साइड है तो ये डिस्टेंस राइट साइड बन रहा है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ कैसी होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है, और कॉनकेव मिरर के केस में नेगेटिव होती है। ये सारी बातें याद हो गई। आई होप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए साइड हो रहे हैं, फिर पढ़ते हैं कुछ और टॉपिक। तो आइए बच्चों चलिए पढ़ते हैं टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। जैसा कि आपने सुना था सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है, उनकी डेफिनेशन क्या है। आइए ध्यान से देखिए। जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये हमारे पास एक कोई मान लीजिए एक हॉलो स्फीयर का ग्लास था और इसके एक साइड मैंने क्या कर दी है, आउटर सरफेस के ऊपर कोटिंग कर दी है। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, कॉनकेव मिरर बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो भैया कॉनकेव मिरर होता है वो कहाँ से बनता है। मान लीजिए आपके पास एक हॉलो स्फीयर का ग्लास था, उसमें से आपने इतना टुकड़ा काट लिया है, ये टुकड़ा देखिए, और उसके आउटर सरफेस पे कोटिंग कर दी है, तो ये क्या बनेगा, कॉनकेव मिरर बनेगा। उसी तरह अगर हम उसी हॉलो ग्लास के ऊपर क्या करते हैं, एक छोटा सा उसका टुकड़ा काट लेते हैं, एक कर्व टुकड़ा काट लेते हैं और उसके इनर सरफेस पे कोटिंग करते हैं, तो उस मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि भैया जो हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्ड होते हैं कहाँ से बनते हैं, एक स्फेरिकल शेल से बनते हैं, हाँ या ना। अच्छा, और उसी स्फेरिकल शेल का जो सेंटर होता है उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान से देखिए, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। अच्छा, ये जो स्फेरिकल मिरर आप देख रहे हैं, ठीक है, उसका जो सेंटर है उसी को हम बोल रहे हैं सेंटर ऑफ मास, जिसका ये स्फेरिकल मास पार्ट है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, पक्का। अच्छा, ध्यान से देखिए, फिर से बताते हैं एक बार। सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये हमारे पास स्फीयर है, ठीक, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट, जिसका ये स्फेरिकल मिरर ये पार्ट है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा, इसी तरह सेम कॉन्वेक्स में भी है। अब आइए पढ़ते हैं दूसरा टर्म, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि P से लेकर के C तक। अच्छा, चलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को। यहां से लेकर के मान लीजिए ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं कैपिटल R, जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इधर देखिए, इधर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए इधर भी दिखा देते हैं। ये डिस्टेंस आप जो देख रहे हैं, क्या पोल से लेकर के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस है उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर। अब आप जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं कॉनकेव मिरर के केस में, तो मिरर से सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, इसका लेफ्ट साइड है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो वैल्यू होगी, यानी कि R की जो वैल्यू होगी फॉर कॉनकेव मिरर, वो बच्चों नेगेटिव होती है, याद रखना, नोट कर लिए। कॉनकेव मिरर के केस के लिए R की वैल्यू नेगेटिव होती है। क्लियर। जैसे फोकल लेंथ भी नेगेटिव थी, उसी तरह रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव वैल्यू होती है। अच्छा, बात करें कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ये डिस्टेंस देखिए, मिरर से कैपिटल R जो दिख रहा है डिस्टेंस, ये क्या है, राइट साइड है, तो बच्चों ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो नोट करिए, कॉन्वेक्स मिरर के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव में होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आई, हाँ समझ गए होंगे। अच्छा, अब आइए बात करते हैं पोल क्या होता है। भाई पोल तो आपको बता ही चुके हैं, ये पोल क्या है, बोलिए। मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ये जो स्फेरिकल मिरर देख रहे हो उसका मिड पॉइंट, इसी तरह यहाँ पे भी है, इस स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट,
उसको पोल बोलते हैं। अब आइए पढ़ते हैं फोकस क्या होता है, ध्यान से देखिए। देखिए, इफ द इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या होती है, इट इमर्जेस या कह लो पास करती है, और इमर्जेस फ्रॉम द पॉइंट कॉल्ड फोकस। इसका मतलब ये है, देखिए हम फोकस को कॉनकेव के लिए अलग डिफाइन करते हैं, कॉन्वेक्स के लिए अलग डिफाइन करते हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि आपने देखा था जब कॉनकेव मिरर था, आपने जब दो रेस को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लिया था, ये प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों, इसके पैरेलल लिया था, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रियलिटी में मीट कर रही थी फोकस पे। कहां से पास कर रही थी? फोकस से पास कर रही थी, या कह लो फोकस से पास कर रही थी, या कह लो मीट कर रही थी फोकस पे। कॉनकेव के केस में रियलिटी में हो रहा था, आपने रियलिटी में देखा था। अच्छा, मगर अगर बात करें कॉन्वेक्स मिरर के केस में, आपने जब दो रेस को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लिया था, तो बच्चों रिफ्लेक्ट होने के बाद वो डाइवर्ज होकर दूर दूर चली गई थी, फोकस से पास नहीं कर रही थी। आपने जब उनको बैकवर्ड शिफ्ट किया था, तब जाके वो फोकस से एमर्ज हुई थी, या कह लो पास की थी। इमेजिनरी था वो, आपने किया है जबरदस्ती। ऐसा लग रहा था कि भैया आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से इमर्ज हो रही हैं, समझ गए? अपीयर होता है कॉन्वेक्स के केस में, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। क्लियर? समझ गए? तो भैया अगर रियलिटी में पास कर रही हैं या कह लो मीट कर रही हैं तो कॉनकेव मिरर होगा, और ऐसा लग रहा है इमर्ज हो रही हैं, कॉन्वेक्स के केस में इमर्ज हो रही है फोकस से, ऐसे ऐसे, समझ गए? तो इमर्ज वाला वर्ड कॉन्वेक्स के लिए और मीट और पास कॉनकेव के लिए। क्लियर? समझ गए? एकदम बेहतरीन तरीका, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई, पोल को तो पता है P से दिखाते हैं और फोकस को कैपिटल F से दिखाते हैं, सब बहुत बेसिक बात है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट टर्म, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द, बोलिए, पोल एंड फोकस। क्या होती है? पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर कह लो या फोकस कह लो, समझ गए? इधर भी देखिए, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, चलिए अब आइए देखते हैं फोकल लेंथ क्या होती है। बताए थे डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल ऑफ मिरर। अच्छा, पोल से लेकर के फोकस तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? फोकल लेंथ कहलाता है। अच्छा, यानी कि ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, बोलिए, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, पोल से फोकस की तरफ, जो कि लेफ्ट साइड है इसलिए नेगेटिव होगा, ये बात आपको पता है। क्लियर? नोट करिए, कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, आइए कॉन्वेक्स देखते हैं। पोल से फोकस तक का डिस्टेंस, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं फोकल लेंथ। ये राइट साइड बन रहा है मिरर के, तो बच्चों ये डिस्टेंस फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर के केस में पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, लिख लीजिए अलग से। वेरी गुड, चलिए समझ गए? पक्का? अच्छा, अब आइए थोड़ा सा एक चीज पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। जैसा कि आप यहां देख रहे हो, जो बातें मैं बताऊंगा कॉनकेव के लिए वही सेम चीज होगी कॉन्वेक्स के लिए भी, तो मैं कॉनकेव के लिए बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो CP, या कह लो रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका मिड पॉइंट कौन है? फोकस। नोट करिएगा, फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमेशा हमेशा ऐसा होता है। इसका मतलब यह है कि FP जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा CF के। क्लियर? यहां से हम क्या कह सकते हैं बच्चों? नोट करिए, यहां से हम कह सकते हैं कि जो हमारा F है, क्या है बच्चों? मिड पॉइंट ऑफ, क्या है? मिड पॉइंट ऑफ CP, या कह लो रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ गए? अच्छा, अगर मिड पॉइंट है तो आप ये कहोगे भैया कि C से P तक का जो डिस्टेंस हो उसका हाफ होगा FP। तो यहां से आप कह सकते हो, क्या आप कह सकते हो FP क्या है? बोलिए, हाफ ऑफ CP। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो FP, ये क्या है? CP का आधा है। क्लियर? क्योंकि F मिड पॉइंट है। चलिए रिलेट करते हैं टर्म से। भाई FP क्या है? फोकल लेंथ, इसको F लिख दीजिए यहां पे, स्मॉल f। CP क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम कैपिटल R बोलते हैं, अपॉन में 2 है। इसका मतलब ये है कि जो फोकल लेंथ होती है
जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, या ये कह लो रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस द फोकल लेंथ होता है। यहां से आप क्या कह सकते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, 2f, फोकल लेंथ का डबल होता है। अच्छा, अब ये रिलेशन कैसे आया, इसकी डेरिवेशन क्या आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर, तो चलिए कॉपी करिए, साइड हो रहे हैं, फिर करते हैं डेरिवेशन। तो आइए बच्चों चलिए पढ़ते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो रिलेशन आपने पढ़ा था, फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, यानी कि F इक्वल्स टू R/2। इस रिलेशन या कह लो इस फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे करना है, ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए कोई एक कॉनकेव मिरर है और उसका मिड पॉइंट ये क्या है बच्चों, पोल है, जिससे एक प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रही है। और हम मान लेते हैं कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के हमने कोई एक इंसिडेंट रे ले ली है जो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कर रही है। अच्छा, जिस पॉइंट पे ये बच्चों स्ट्राइक कर रही है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वहां पे हमें क्या बनाना होता है, नॉर्मल रे ड्रॉ करनी पड़ती है परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक नॉर्मल रे ड्रॉ करेंगे जो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के क्या है बच्चों, पैरेलल है। जब आप इसको पीछे शिफ्ट करोगे तो ये कहां से पास करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है। क्लियर हुई बात कि नहीं। अच्छा, अब क्या करेंगे उसके बाद, ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, अब हमें बनानी है रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे पास करेगी। क्या पास करेगी बच्चों, ऐसे पास करेगी। मान लीजिए ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो पॉइंट है जिससे रिफ्लेक्टेड रे पास कर रही है उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। क्लियर। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक बात नोट करिएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो इंसिडेंट रे थी और ये नॉर्मल रे थी, इनके बीच में जो ये एंगल है जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, मान लेते हैं ये थीटा एंगल है। अगर ये थीटा एंगल है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा बच्चों, थीटा होगा। ये एंगल भी थीटा होगा। क्लियर हुई बात कि नहीं। अच्छा, अगर नोट करिए ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा बच्चों, थीटा होगा। ऑल्टरनेटिव एंगल जिसमें जेड बनता है, जरा ध्यान से देखिए, ये एंगल जो दिख रहा है आपको, ये एंगल और ये एंगल थीटा होगा। क्यों, ऑल्टरनेटिव एंगल, क्योंकि यहां पे जेड बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अब हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था जिसको हम एम पॉइंट बोल रहे हैं। इस एम पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल रे या कह लो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, या कह लो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी एक परपेंडिकुलर लाइन हमने अपने काम के लिए ड्रॉ कर ली है और जिस पॉइंट पे ये गिर रही है प्रिंसिपल एक्सिस पे, उस पॉइंट को बोल देते हैं डी पॉइंट। अच्छा, आप समझ गए। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें इस रिलेशन को डिराइव करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इस ट्राइंगल को देखना पड़ेगा। वो ट्राइंगल क्या है, ध्यान से देखिए जरा, एम सी डी। इस ट्राइंगल को देखिए, एम सी डी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन ट्राइंगल एम सी डी, इस ट्राइंगल के अंदर हम यहां पे tan थीटा लेना चाहेंगे। क्या लेना चाहेंगे, tan थीटा। बच्चों tan थीटा कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्राइंगल को जरा ध्यान से देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, एम सी डी। एंगल बच्चों कितना, जरा ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए हमारा क्या है, एम सी डी। ठीक, ये एंगल कितना है बच्चों, थीटा डिग्री है। ये बेस कितनी है, बोलिए, ये बेस कितनी है, सी डी। क्या दिख रही है आपको, सी डी बेस दिख रही है। और परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, बोलिए, एम डी दिख रहा है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, बोलिए, एम डी अपॉन सी डी। एम डी अपॉन सी डी। tan थीटा कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एम डी अपॉन सी डी। क्लियर हुई बात कि नहीं, ये हो गया। ठीक है, एक और ट्राइंगल देखिए, एंड ट्राइंगल, हमें एक और ट्राइंगल देखना पड़ेगा। वो ट्राइंगल क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए, एम एफ डी। जो छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है एम एफ डी, इस ट्राइंगल को देखिए, तो हम कह सकते हैं एंड ट्राइंगल एम एफ डी। इस ट्राइंगल के अंदर क्या देख रहे हैं,
अगर मैं पूछूं ये एंगल कितना होगा बच्चों, तो आप क्या कहोगे? देखिए ये जो एंगल आपको दिख रहा है एम एफ डी, ये जो एंगल आपको दिख रहा है एम एफ डी, ये क्या होगा? थीटा प्लस थीटा होगा। नोट करिए क्या होगा? थीटा प्लस थीटा होगा। कैसे? यानी कि ये 2 थीटा होगा। थीटा प्लस थीटा का मतलब क्या है? 2 थीटा। अब ये 2 थीटा कैसे हुआ? देखिए ये क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल को देखिए एम सी एफ, उसके अंदर सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल, थीटा प्लस थीटा किसके बराबर होता है? एक्सटीरियर एंगल के बराबर। एक्सटीरियर एंगल ये है जिसको हम बोल देंगे 2 थीटा। क्लियर? सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द एक्सटीरियर एंगल। तो थीटा प्लस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 2 थीटा एक्सटीरियर एंगल। कौन सा? एम एफ डी। क्लियर हुई बात कि नहीं? थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो गया। क्लियर? अच्छा अब इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को देखिए जो दिख रहा है आपको, क्या हो गया? एम एफ डी बच्चों, ये हमारा एंगल 2 थीटा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? जैसे हमने यहां पे tan थीटा लिया था उसी तरह हम इस ट्रायंगल में एम एफ डी के अंदर tan 2 थीटा निकालना चाहेंगे। अच्छा तो क्या कहेंगे? एंड tan 2 थीटा कैसे निकालेंगे भाई? फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा का? बोलिए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है एम डी, बेस है एफ डी, तो यहां से आप कह सकते हो tan थीटा हो जाएगा, tan 2 थीटा हो जाएगा एम डी अपॉन एफ डी। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा ठीक है, अब एक बात नोट करिएगा, क्या जो आप यहां पे मिरर देख रहे हो, कॉनकेव मिरर, ये बहुत ही बड़ा बनाया है। पहली बात तो बहुत ही बड़ा बनाया है। आपके लेवल पे या जर्नली जो कॉनकेव मिरर होते हैं या कॉन्वेक्स मिरर होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे से पुद्दू से होते हैं। अगर बहुत छोटे से होंगे तो उनका अपेर्चर भी बहुत छोटा होगा, यानी कि ज़्यादा कर्व नहीं होंगे। ये आपको देखने में इतना कर्व लग रहा है, मगर एक्चुअली में अगर मैं आपसे बोलूं स्मॉल अपर्चर का मतलब क्या है? जो आपके जितने भी केसेस होते हैं नीट जेई या क्लास 12 के लेवल पे बच्चों, जर्नली भैया जो आपको मिरर्स होते हैं वो स्मॉल अपर्चर के होते हैं, यानी कि उनका कर्विंग बहुत कम होती है। कर्विंग बहुत कम होगी तो बच्चों उसका मतलब क्या है? ये देखिए बहुत ही छोटे अपर्चर के हैं। तो ये जो आपको यहाँ पे पॉइंट M दिख रहा है, वहाँ से आपने जो क्या ली है, एक परपेंडिकुलर लाइन नीचे ड्रॉ की है, इसको बोल रहे हैं D, ऊपर था M। अब जरा देखिए ये जो D पॉइंट है इस पोल वाले पॉइंट के पास बहुत ही क्लोज होगा। ये D वाला पॉइंट इस पोल वाले पॉइंट के पास बहुत क्लोज होगा। इस D वाले पॉइंट को देखिए ये बहुत इसके क्लोज होगा, होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही स्मॉल अपर्चर का है। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर हुई बात कि नहीं? अब आप देखिए जो आपने यहाँ पे एंगल वैंगल देखे हैं जितने भी, ये थीटा एंगल जैसे देखा है बहुत ही स्मॉल होगा, ये थीटा एंगल बहुत ही स्मॉल होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? पक्का? ये जो हमारा मिरर होता है स्मॉल अपर्चर का होता है, इसका मतलब ये है जो थीटा एंगल आप ले रहे हो वो बहुत ही स्मॉल होंगे। क्लियर? तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए, अपर्चर ऑफ मिरर, बोलिए बच्चों क्या होते हैं? इस स्मॉल, क्या होते हैं? स्मॉल होता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं हमारा थीटा भी क्या होगा बच्चों? बहुत ही स्मॉल होगा। ठीक, स्मॉल होगा। अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारी tan थीटा की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी? अप्रॉक्सीमेटली थीटा के बराबर हो जाएगी, क्योंकि आपने पढ़ा था अगर थीटा बहुत छोटा है तो tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं। नोट करिएगा। अच्छा अब जरा ध्यान से देखिए, एंड इसी तरह tan 2 थीटा कितना ले लेंगे हम लोग? इसी तरह हम tan 2 थीटा को अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर ले लेंगे? बोलिए 2 थीटा के बराबर ले लेंगे। क्लियर हुई बात कि नहीं? ऐसा क्यों ले रहे हैं जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि जो आपका मिरर है बहुत ही छोटे अपर्चर का है, जिसके वजह से ये एंगल आप जो देख रहे हो, मेजर कर रहे हो, बहुत ही छोटे होंगे। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये थीटा बहुत छोटा होगा, जिसके वजह से हम tan थीटा की जगह उसको थीटा कंसीडर करेंगे और tan 2 थीटा की जगह उसको 2 थीटा कंसीडर करेंगे। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में मुझसे पहले भी पढ़ा था। क्लियर? ये मिटार दे फर्जी की चीज़ों बच्चों, बोलिए पक्का? चलिए अब आइए देखिए,
अगर tan थीटा थीटा के बराबर है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, tan थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, हम क्या कह सकते हैं, tan थीटा की जगह हम यहाँ पे थीटा लिख सकते हैं। बोलिए क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू MD/CD, ठीक। एंड इसी तरह हम क्या लिखेंगे, tan 2 थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 2 थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है। तो tan 2 थीटा की जगह यहाँ पे हम 2 थीटा लिखेंगे, जो कि किसके बराबर है, MD/FD। क्लियर, समझ गए। अच्छा, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। कैसे, जरा ध्यान से देखिए। थीटा कितना है, MD/CD, यहाँ पे 2 थीटा की जगह हम थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर दो थीटा की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए। आप यहाँ से कह सकते हो क्या, 2 इंटू थीटा, थीटा कितना है बच्चों, MD/CD, ठीक, इक्वल्स टू MD/FD, FP नहीं FD, ठीक। अब जरा ध्यान से देखिए, MD MD कैंसिल हो जाएगा बड़े आराम से। अब क्या बनेगा रिलेशन, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ से आप कह सकते हो CD इक्वल्स टू FD, क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, CD इक्वल्स टू 2FD, समझ गए। क्लियर, हमने क्या कहा, CD इक्वल्स टू 2FD। कैसे, अरे भैया CD को उधर भेज दिए राइट साइड ऊपर, FD को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो CD इक्वल्स टू 2FD आ गया, बात खत्म। क्लियर। अच्छा, फिर आपने जरा देखा है कि भाई आपका जो अपर्चर है मिरर का बच्चों बहुत ही स्मॉल है, इसका मतलब थीटा स्मॉल है। थीटा स्मॉल होने का मतलब क्या, एक बात और है, क्या थीटा क्या बच्चों आपका बहुत ही स्मॉल होगा। अगर थीटा बहुत स्मॉल होगा, देखिए अगर इस थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो ये जो डी आपने देखा है, डी पॉइंट, ये मिरर के या कह लो इस पोल के बहुत ही क्लोज होगा, एकदम उससे सटा हुआ होगा। देखने में इतना डिस्टेंस दिख रहा है डीपी, ये डिस्टेंस बहुत छोटा होगा। ऐसा लगेगा कि भैया ये स्मॉल अपर्चर होने की वजह से ये डी पॉइंट लगभग पोल से कोइंसाइड कर रहा है या उसी के ऊपर है। हम मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि अगर थीटा एंगल बहुत ही छोटा है तो भैया जो डी पॉइंट है क्या है, बोलिए, डी इज वेरी क्लोज टू पी, पी यानी कि पोल, ठीक है, इसके बहुत ही क्लोज होगा, इसके ऊपर होगा। अच्छा, तो हम इस डिफरेंस या कह लो डीपी जो डिस्टेंस दिख रहा है इसको इग्नोर कर सकते हैं। ऐसा समझो कि ये डी पॉइंट कहाँ पे है, इस पी पॉइंट पे रखा है, या पी को समझ लो डी पे। ये डिस्टेंस लगभग ना के बराबर है क्योंकि स्मॉल अपर्चर है। फिर से समझाते हैं कैसे स्मॉल अपर्चर की कहानी है। ये मान लीजिए हमारे पास बहुत ही स्मॉल अपर्चर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका एम पॉइंट था, उस पर आपने क्या लिया, परपेंडिकुलर लिया, ये डी पॉइंट, और ये पोल हो गया। इतना पास है कि हम पी पॉइंट को ही डी समझ सकते हैं या डी को ही पी समझ सकते हैं। क्लियर, समझ गए। अच्छा बोलिए, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, जरा ध्यान से देखिए, जो आप सी डी देख रहे हो, क्या सी डी बच्चों, सी डी क्या है, ये डिस्टेंस, तो हम सी डी ना देख के उसको एफ पी लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, सॉरी सी डी ना देख करके हम सी पी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। हम सी डी की जगह क्या लिख सकते हैं, बोलिए, सी पी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सी पी लिख सकते हैं, क्योंकि ये डी पॉइंट पी पे ही लगभग है। समझ रहे हो कि नहीं समझ, स्मॉल अपर्चर होने की वजह से ये इसके बहुत क्लोज होगा पोल के ऊपर। समझ गए। तो सी डी ना कह के हम सी पी भी कह सकते हैं, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस थोड़ी ना हो जाएगा। सी डी की जगह सी पी लिख लिया। उसी तरह हम आपसे क्या कह सकते हैं बच्चों, क्या एफ डी जो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है, एफ डी लिखा है, एफ डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ पी लिख सकते हैं। बोलिए एक्सक्यूज मी, ठीक है, एफ डी की जगह हम यहाँ पे एफ पी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सी पी इक्वल्स टू 2FP। समझ गए, पक्का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब इस रिलेशन पे कैसे पहुंचेंगे, जरा ध्यान से देखिए। हम यहां तक तो आ गए हैं, अब जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, P से F तक का डिस्टेंस या कह लो इसी को बोलते हैं फोकल लेंथ।
ठीक, समझ गए। उसी तरह इस पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी तक का डिस्टेंस जो होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे सीपी क्या है, यही रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी से पी तक के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, यानी कि कैपिटल आर। तो हम यहां पे इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 2fp। fp क्या है बच्चों, फोकल लेंथ यानी कि स्मॉल f है। जरा ध्यान से देखिए, बोलिए हमने क्या किया, इस fp को देखिए। fp क्या है, पोल से फोकस तक डिस्टेंस, फोकल लेंथ होता है। तो cp की जगह r लिख दिया और fp की जगह फोकल लेंथ f लिख लिया। क्लियर, ये रिलेशन आ गया। फिर यहां से आप कह सकते हो कि भैया f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। लो आ गई इसकी डेरिवेशन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। इस डेरिवेशन में आपको एक अजम्पशन लेना है कि जो आपके मिरर्स होते हैं वो स्मॉल अपर्चर के होते हैं, जिससे आपका थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी। tan थीटा थीटा बन जाएगा, tan 2 थीटा 2 थीटा बन जाएगा, और थीटा स्मॉल है तो हम इस डी वाले पॉइंट को इतना क्लोज समझ लेंगे पोल के ऊपर कि डिस्टेंस हम डी की जगह पोल से ही मान लेंगे। क्लियर हुई बात कि नहीं, पक्का। साइड हो रहे हैं, पहले कॉपी करिए। तो आइए बच्चों चलिए पढ़ते हैं व्हाट इज द रूल फॉर रिफ्लेक्शन, या कह लो इमेज फॉर्मेशन। रे डायग्राम्स कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या रूल्स होते हैं, आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला रूल हमसे क्या कह रहा है, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हमारे पास कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास करेगी, उसका क्या रूल होता है, आइए ध्यान से देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है और ये हमारी इंसिडेंट रे है जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखी है। आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे इस फोकस वाले पॉइंट से पास करेगी। नोट करिएगा बच्चों, ये हमारी इंसिडेंट रे है। आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी इस फोकस वाले पॉइंट से पास करके सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। तो नोट करिएगा, अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर है और इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखी है, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास करेगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हुई कि नहीं। अच्छा, अब आइए देखते हैं, अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, जैसा कि आप देख रहे हो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है और इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमारी जो इंसिडेंट रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, आइए ध्यान से देखते हैं। ये हमारी इंसिडेंट रे जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखी है, तो बच्चों ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सेम मीडियम में। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा, अब आप कहोगे भाई ये रिफ्लेक्टेड रे ना ही फोकस से पास कर रही है, तो क्या होगा, इसका रूल क्या है, आइए ध्यान से देखते हैं। अगर हम इस रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड शिफ्ट करते हैं, कैसे, ध्यान से देखिए। अगर हम इसको पीछे ड्रॉ करते हैं, बैकवर्ड शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या देखोगे, आपको ऐसा लगेगा कि जब आपकी इंसिडेंट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी और आपकी रिफ्लेक्टेड रे इस फोकस से इमर्ज कर रही है, ऐसा अपीयर होगा, मगर रियलिटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि आपकी इंसिडेंट रे ऐसे गई थी और रिफ्लेक्टेड रे सेम मीडियम में चली गई है, फोकस से पास नहीं की है। ऐसा लग रहा है, अपीयर हो रहा है, क्योंकि आपने इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बैकवर्ड शिफ्ट किया है, और जब आप इधर से देखोगे तब ऐसा अपीयर होगा कि फोकस से रिफ्लेक्टेड रे इमर्ज हो रही है, निकल रही है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर। अच्छा, तो यहाँ पे क्या रूल होता है कॉन्वेक्स के केस में, आफ्टर रिफ्लेक्शन रे अपीयर्स टू इमर्ज फ्रॉम फोकस। ऐसा अपीयर होता है, रियलिटी में नहीं है, क्योंकि आपने इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बैकवर्ड शिफ्ट किया है, तब जाके ऐसा लग रहा है कि आपकी रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास कर रही है, या कह लो इमर्ज कर रही है, ऐसा अपीयर हो रहा है। क्लियर, समझ गए। इसीलिए तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस इमेजिनरी होता है और यहाँ पे रियल होता है कॉनकेव के केस में, क्योंकि यहाँ सच में रियलिटी में जब आपकी इंसिडेंट रे पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो सच्चाई में रियलिटी में रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास कर रही है।
क्या ये पहला रूल आपको समझ में आया कि नहीं? तो चलिए कॉपी करिए, फिर पढ़ते हैं सेकंड रूल हमसे क्या कह रहा है। तो आइए बच्चों, चलिए पढ़ते हैं सेकंड रूल हमसे क्या कह रहा है। ध्यान से देखिए, अ रे पासिंग थ्रू फोकस, अगर आपके पास कोई इंसिडेंट रे है वो फोकस से पास कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, आइए ध्यान से देखते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, जैसा कि आप देख रहे हो ये हमारी इंसिडेंट रे फोकस वाले पॉइंट से पास कर रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कुछ ऐसे पास करेगी। नोट करिएगा एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपकी इंसिडेंट रे फोकस से पास कर रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि रूल नंबर जो आपने 1 पढ़ा था उसी का जस्ट उल्टा हो रहा है। वहां पे आपने देखा था कि आपकी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास कर रही थी, इसका उल्टा हो गया है। इस बार आपकी इंसिडेंट रे फोकस से पास कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। यही बात तो नीचे लिखी है कॉनकेव मिरर के केस में, आफ्टर रिफ्लेक्शन रे बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जैसा कि आप देख रहे हो, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर। अब आइए पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा। ध्यान से देखिए, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है और जैसा कि आप देख रहे हो ये जो हमारी इंसिडेंट रे है ऐसा अपीयर हो रहा है फोकस से पास कर रही है। नोट करिएगा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम क्या यूज करते हैं, अपीयर, क्योंकि यहाँ पे फोकस इसके बैक साइड नहीं इसके राइट साइड होता है, ये कह लो या तो, और यहाँ पे जो फोकस होता है वो इमेजिनरी होता है, इसलिए हम यहाँ पे बार बार अपीयर यूज करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि आपकी जो इंसिडेंट रे है वो अपीयर कर रही है फोकस से पास करके। क्लियर। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है बच्चों वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस थी, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे जो कि उसके पैरेलल हो गई है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? यही बात तो नीचे लिखी है, आफ्टर रिफ्लेक्शन रे बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर। चलिए पढ़ते हैं अपना थर्ड रूल। तो आइए बच्चों, चलिए पढ़ते हैं अपना थर्ड रूल हमसे क्या कह रहा है। अ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर आपके पास इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, आइए ध्यान से देखते हैं। चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों केस में सेम चीज होती है। क्या? आफ्टर रिफ्लेक्शन रे रिट्रेसेस इट्स पाथ दैट इज रिटर्न बैक, यानी कि जिस पाथ पे वो आ रही थी उसी पाथ पे वो रिटर्न हो जाएगी, या कह लो रिट्रेस करेगी अपने पाथ को। आइए ध्यान से देखते हैं, ये हमारा बच्चों कॉनकेव मिरर है, ये हमारी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए इस मिरर पे स्ट्राइक कर रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगी, रिटर्न बैक कर जाएगी सेम मीडियम में, और ऐसे रिटर्न करेगी कि अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, यानी कि 180 डिग्री टर्न कर जाएगी। क्लियर। समझ गए। इसी तरह अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है तो उस केस में मान लीजिए हमारे पास ये एक इंसिडेंट रे है जो अपीयर कर रही है, ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। फिर सुनिएगा बच्चों, ये हमारी एक इंसिडेंट रे है, ऐसा अपीयर हो रहा है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, अपने पाथ को ये रिट्रेस कर जाएगी। ये इंसिडेंट रे ऐसे गई थी, 180 डिग्री टर्न करके अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? तो चलिए बच्चों कॉपी करिए, रब होने जा रहा है। फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट रूल। तो आइए बच्चों, चलिए पढ़ते हैं अपना फोर्थ रूल हमसे क्या कह रहा है। ध्यान से देखिए, अ रे ऑब्लिकली पासिंग टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर हमारे पास कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्लिक गिर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास करेगी, आइए ध्यान से देखते हैं। बच्चों ये हमारा कॉनकेव मिरर है और ये हमारी इंसिडेंट रे है जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्लिक गिर रही है, यानी कि किसी एंगल से गिर रही है, तिरछा गिर रही है। क्लियर। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास करेगी, भाई जो रिफ्लेक्टेड रे है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। कैसे? मान लेते हैं इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, आई है। तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी, जिस एंगल से ये स्ट्राइक कर रही है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से वो रिफ्लेक्टेड रे
रिटर्न बैक कर जाएगी बाय फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो ये कहता था एंगल आई बराबर एंगल आर। ये हमारा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हमारा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और भैया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता था? एंगल आई बराबर आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। नोट करिएगा, अगर आपकी इंसिडेंट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के तिरछा गिर रही है, जिस एंगल से गिरेगी सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का। अब आइए देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा। देखिए बच्चों, ये आपकी इंसिडेंट रे है जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्लिक गिर रही है। सेम आपको पता है जिस एंगल से इंसिडेंट हुई है, मान लेते हैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, सेम एंगल से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, और वो एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि आर। और इस केस में भी क्या होगा? आई बराबर आर होगा। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का समझ गए? तो चलिए पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। अब देखेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के केस में कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखेंगे, इन्फिनिटी पे रखेंगे, तो ये पता करना होगा इमेज कहाँ पे बनती है। रे डायग्राम्स देखना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए कॉपी करिए, साइड हो रहे हैं, फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट केस। तो आइए बच्चों, चलिए पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप सीखेंगे कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसको डिफरेंट पोजीशन पे रखेंगे, उसके वजह से इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज की साइज क्या होगी, इमेज का नेचर क्या होगा। ये तीनों चीज आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला केस जो हमारे पास बन सकता है वो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट बहुत इंफिनिटी पे रखा है, इस मिरर से बहुत दूर रखा है, या कह लो इंफिनिटी पे रखा है। क्लियर हुई बात कि नहीं? ये जो ए बी आपको दिख रहा है ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसके वजह से इमेज कहाँ बनेगी, इसका नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा, ये तीनों बातें हमको पता करना है। तो आइए चलिए कंप्लीट करते हैं रे डायग्राम। बच्चों एक बात नोट कर लीजिए कि अगर हमें इमेज का फॉर्मेशन करना है, या कह लो रे डायग्राम को कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हमारे पास मिनिमम 2 इंसिडेंट रे लेनी होती है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। सबसे पहला पॉइंट ये नोट करिएगा, और दूसरा पॉइंट ये कि जहां पे रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगी या इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे इमेज बनती है, उसी पॉइंट पे इमेज बनती है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? इस ऑब्जेक्ट या कह लो ए बी से 2 इंसिडेंट रे निकालनी होंगी। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट आपका बहुत दूर रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, हम क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट से 2 पैरेलल इंसिडेंट रे निकाल लेते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारी पहली इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है बच्चों। इसी तरह हम क्या करेंगे? दूसरी इंसिडेंट रे जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्लेक्शन आपने देखा था कि अगर आपके पास कोई इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो उसके वजह से आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास करती है? फोकस से पास करती है। तो यहां से हम कह सकते हैं हमारी रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई पहली वाली, और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हो रिफ्लेक्टेड रे कहां पे मीट कर रही हैं, कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? फोकस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी? इमेज कहां बनेगी? इस फोकस वाले पॉइंट पे बनेगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर। यहां पे आपको 3 शॉर्ट फॉर्म दिख रहे होंगे। POI जिसका मतलब होता है पोजीशन ऑफ इमेज, मैंने शॉर्ट में लिखा है। SOI यानी कि साइज ऑफ इमेज, NOI यानी कि नेचर ऑफ इमेज। क्लियर। अच्छा, अगर बात करें पोजीशन ऑफ इमेज तो भैया इंटरसेक्शन इस फोकस वाले पॉइंट पे हुआ है, तो इमेज की पोजीशन क्या होगी? फोकस पे इमेज बनेगी। क्लियर। अच्छा, अब आप देखिए आपका ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज इतनी पुद्दू सी बनी है, पॉइंट साइज बनी है। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो इमेज है वो हाईली डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत छोटी, डिमिनिश्ड मतलब छोटी, और हाईली डिमिनिश्ड का मतलब है बहुत छोटी। अच्छा, साइज ऑफ इमेज क्या है बच्चों? हाईली डिमिनिश्ड, और आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, एनसीईआरटी में लिखा है पॉइंट साइज बहुत छोटी है कि एक पॉइंट दिख रहा है। क्लियर। खुद सोचो यार, ये ऑब्जेक्ट
इस मिरर से कितनी दूर रखा था, इन्फिनिटी पे, देखने के लिए इतना दूर बना दिए। इन्फिनिटी मतलब देखते हो बहुत दूर रखा था, इतनी दूर रखा था जिसके वजह से इमेज पुद्दू सी बनी है और फोकस पे बनी है। क्लियर। अच्छा, अब आइए देखते हैं नेचर ऑफ इमेज। भाई इस इमेज का नेचर कैसा है, क्या ये इमेज रियल है या वर्चुअल है? तो नोट करिए, जब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में इंटरसेक्ट करती हैं रियलिटी में, उस केस में जो इमेज होती है वो रियल होती है। क्लियर। और जब आप रेस को या कह लो रिफ्लेक्टेड रेस को बैकवर्ड शिफ्ट करके जबरदस्ती इंटरसेक्ट कराते हो, उस केस में वर्चुअल इमेज बनती है। मगर इसमें तो आप देख रहे हो रियलिटी में इंटरसेक्ट कर रही है रिफ्लेक्टेड रे, तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी इमेज होगी बच्चों उसका नेचर रियल होगा और साथ ही साथ इन्वर्टेड होगा। आपका ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था, अभी आप सेकंड केस में देख अच्छे से समझ पाओगे कैसे इन्वर्टेड है। समझ गए? तो नोट कर लीजिए कि इसमें इन्वर्टेड इमेज बनती है। क्लियर। अब पॉइंट साइज है, देखना तो पॉसिबल नहीं है, वैसे तो इन्वर्टेड होती है। क्लियर। अच्छा, अब आइए देखते हैं सेकंड केस हमसे क्या कह रहा है। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी, यानी सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा है, पीछे रखा है। क्लियर। ये ऑब्जेक्ट ए बी जो आप देख रहे हो इस मिरर से इन्फिनिटी पे नहीं रखा है, अरे भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं पीछे रखा है, बियॉन्ड रखा है, कुछ डिस्टेंस पे। क्लियर। तो उसके वजह से इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, साइज क्या होगा, नेचर क्या होगा, ये बात हमको फिर पता करनी है। तो कुछ नहीं करना, मैंने आपसे कहा था रे डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 2 इंसिडेंट रे लेनी होती है। तो एक बात आप नोट कर लो, 2 इंसिडेंट रे में से आप एक इंसिडेंट रे हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लेना, काम चल जाएगा बढ़िया मस्त। कैसे, देखते जाओ। हम क्या करेंगे, एक रे को इस ऑब्जेक्ट के टॉप वाले पॉइंट से क्या लेंगे, इंसिडेंट रे, जो कि क्या होगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। क्लियर। आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको पता है ये फोकस से पास करेगी। अब एक्चुअली में फोकस से पास कर तो नहीं रही है, मगर मान लो भैया हमारे पास स्केल तो है नहीं कि हम स्केल से दाब के दबाएंगे फिर बन जाएगी, ऐसा नहीं है। आपके पास स्केल होगी अच्छे से बनाना भैया, अगर ये पैरेलल है तो फोकस से ही पास कराना। क्लियर। अच्छा, अब क्या करेंगे, एक इंसिडेंट रे ये गई, उसकी रिफ्लेक्टेड रे ये आ रही है बच्चों। अच्छा, दूसरी इंसिडेंट रे कहां से लोगे, तो नोट करिए वो आप फोकस से लोगे। वो कहां से लोगे बच्चों, फोकस से ले लो। चलिए, क्लियर। दूसरी इंसिडेंट रे हमने फोकस से ले ली है। अब देखने में थोड़ी बहुत टेढ़ी हो जा रही है, उसके लिए माफ करो, ठीक है। चलो सीधी कर देते हैं थोड़ा, ठीक। अच्छा, फिर क्या होगी, जब फोकस से इंसिडेंट रे पास करती है उस केस में आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। तो क्या करेंगे, ये हमारी इंसिडेंट रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारी इंसिडेंट रे गई थी बच्चों जो फोकस से पास कर रही थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गई है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और आप क्या देख रहे हो कि 2 रिफ्लेक्टेड रे, एक ये, जरा ध्यान से देखिए, एक रिफ्लेक्टेड रे ये और एक ये, कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहां पे मीट कर रही हैं, इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि इमेज कहां बनेगी, यहीं पे बनेगी, या कह लो उसका अगर हम इमेज, जरा ध्यान से देखिए बच्चों, पहले ए बी टॉप ए था, एरो ऊपर था, अब देखिए इमेज पलट गई है, देखिए नीचे बन रही है। पहले ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा था, अब ऐसा लग रहा है ये पलट गई है, इन्वर्टेड हो गई है इमेज। अच्छा, तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए, यहां से हम कह सकते हैं इसको, इस पॉइंट को बोल देते हैं ए डैश और इस पॉइंट को बोल देते हैं बी डैश। क्लियर, ठीक है। देखिए ए ऊपर था, बी नीचे था, अब देखिए ए डैश नीचे आ गया है, बी डैश ऊपर आ गया है, यानी कि इमेज पलट गई है। क्लियर। अच्छा, अब ये बताइए इमेज कहां पे बनी है, जहां पे रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो भैया इसकी पोजीशन क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस के बीच में बन रही है, कहीं बीच में बन रही है। तो यहां पे हम कह सकते हैं क्या, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, बिटवीन एफ एंड सी, यानी कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा,
साइज ऑफ इमेज क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। ए बी कुछ बड़ा लग रहा था, उसका साइज डिक्रीज हो गया है, ए डैश बी डैश इमेज का साइज देखिए छोटा हो गया है, यानी कि डिमिनिश्ड हो गया है। हाईली डिमिनिश्ड मत लिखना, इतनी भी छोटी नहीं हुई है, हल्का फुल्का छोटी हो गई है, इसलिए लिखा है यहाँ पे साइज ऑफ इमेज डिमिनिश्ड हो गई है। क्लियर। नेचर ऑफ इमेज कैसा है, ठीक है भाई, आपको साफ साफ दिख रहा है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में इंटरसेक्ट की हैं, रियलिटी में इंटरसेक्ट की हैं, तो बोलेंगे रियल है। और आप तो देख ही रहे हो कि भैया ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था, देखिए क्या हो गया है, पलट गया है, तो उसकी इमेज पलट गई है, तो कहेंगे इन्वर्टेड इमेज है। क्लियर। समझ गए कि नहीं समझ गए, पक्का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक बात को जरा थोड़ा सा फील करना, जब आपने ऑब्जेक्ट को इस मिरर से बहुत दूर रखा था इन्फिनिटी में, जब भी इन्फिनिटी पे रखना बच्चों, तो इंसिडेंट रे आपने पैरेलल ली थी दोनों, तो आपने देखा कि भैया इमेज कहाँ बनी, फोकस पे। अच्छा, आपने क्या किया, इन्फिनिटी से थोड़ा पास ले आए, थोड़ा सा पास ले आए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख दिए, बस बहुत दूर था पहले, अब बस सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख दिए। तो आप देख रहे हो जब इमेज को, सॉरी ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हो, इमेज दूर जा रही है, पहले फोकस पे थी, जब आपने ऑब्जेक्ट को आगे लाए तो इमेज फोकस से पीछे हो गई, और इतना पीछे हुई है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही है। इसका मतलब यह है जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को आगे लेते जाओगे इमेज दूर होती जाएगी। क्लियर हुई बात कि नहीं, ये फील आया कि नहीं, बोलिए बच्चों, इसमें कोई दिक्कत। चलिए कॉपी करिए, फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट केस। तो आइए बच्चों, चलिए पढ़ते हैं कुछ और नए केस जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले केस नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा कॉनकेव मिरर है, और ए बी जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा है, तो उसके वजह से इमेज कहाँ पे बनेगी, उसका साइज क्या है, नेचर क्या है, ये सारी बातें फिर से पता करना है। तो उसके लिए हमें रे डायग्राम बनाना पड़ेगा, और रे डायग्राम बनाने के लिए मिनिमम 2 इंसिडेंट रे चाहिए होती हैं। तो सबसे पहली इंसिडेंट रे हम इस ए बी ऑब्जेक्ट के टॉप मोस्ट पॉइंट से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लेंगे। ये हमारी पहली इंसिडेंट रे हो गई है जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखी है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास करनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको फोकस से पास करा देंगे बच्चों, ठीक है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई है। ठीक, अब क्या करेंगे, उसके बाद हम दूसरी इंसिडेंट रे लेंगे जिसको हम फोकस से पास करा देंगे। तो चलिए, ये हमारी दूसरी इंसिडेंट रे हो गई जो फोकस से पास कर रही है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको पता है ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो चलिए हम अपनी रिफ्लेक्टेड रे बना देते हैं, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है बच्चों। क्लियर। और आप देख रहे हो 2 रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहाँ पे मीट कर रही हैं, आप जरा ध्यान से देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मीट कर रही हैं, या ये कह लो आपकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। क्लियर। तो यहां से आप कह सकते हो कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या है बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो भैया इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। क्लियर। अच्छा, अब एक बात और देखिए, साइज ऑफ इमेज क्या है बच्चों, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ भाई, साफ साफ दिख रहा है, जो साइज ऑब्जेक्ट का था ए बी, वही इमेज का साइज है, जिसको हम बोल सकते हैं ए डैश बी डैश। क्लियर। जरा ध्यान से देखिए, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट लगभग सेम है। अब आप भैया स्केल से बनाओगे, आए अच्छे से डायग्राम, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, कहाँ से बना दें, जा रही है सीधी, कभी टेढ़ी हो जा रही है। तो एक्चुअली में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट करनी चाहिए थी, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिख रहा है, कम है, समझ रहे हो, वो सेम ही होगा जब आप बुक में देखोगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो आपका ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा, अब आइए बात करते हैं नेचर ऑफ इमेज। भाई सीधी सी बात है, ये रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में इंटरसेक्ट करी हैं। देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गई और दूसरी वाली ऐसे गई, तो एक्चुअली में इंटरसेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो हमारी जो इमेज होगी बच्चों वो रियल होगी। और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा था ए बी, ये पलट के ए डैश बी डैश हो गया है। क्लियर। तो यहाँ से आप कहोगे रियल इमेज है और साथ ही साथ इन्वर्टेड इमेज है। क्लियर, पक्का। चलिए
अब देखते हैं अपना फोर्थ केस हमसे क्या कर रहा है। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस सी एंड एफ। जैसा कि आप देख रहे हो कि आपके पास ऑब्जेक्ट ए बी कहाँ रखा है, सी और एफ के, या कह लो सेंटर ऑफ कर्वेचर के और फोकस के बीच में रखा है, इन बिटवीन। अच्छा, तो उसके वजह से इमेज कहाँ बनेगी, आइए ध्यान से देखते हैं। उसके लिए हमें फिर से मिनिमम 2 इंसिडेंट रे चाहिए। पहली इंसिडेंट रे हम क्या करेंगे, इसके टॉप से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लेंगे, ये हमारी पहली इंसिडेंट रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये कहां से पास करनी चाहिए, फोकस से पास करनी चाहिए। चलिए फोकस से पास करा दीजिए, करा दिया। ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई बच्चों। अच्छा, अब दूसरी रे कैसे लेंगे हम, दूसरी रे कहां से लेंगे, दूसरी रे हम फिर से फोकस से लेंगे। दूसरी इंसिडेंट रे हम फोकस से पास करेंगे। चलिए देखिए, ये हमारी दूसरी इंसिडेंट रे हो गई। ठीक बच्चे, देखिए पहली दूसरी इंसिडेंट रे ये हो गई। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू फोकस, सॉरी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि आपने फोकस से पास की है इंसिडेंट रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, और आप देखोगे कि आपकी ये रिफ्लेक्टेड रे कहां पे मीट कर रही हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे मीट कर रही हैं, या कह लो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आपकी इमेज कहां बनेगी बच्चों, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। क्लियर हुई बात कि नहीं। अच्छा, ऑब्जेक्ट ए बी था, तो भाई इमेज पलट जाएगी, ए वाला टर्म नीचे आ जाएगा जिसको हम बोल देते हैं ए डैश, और बी जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा जिसको हम बी डैश बोल देते हैं। तो आपकी इमेज कैसी है, बोलिए, बी डैश ए डैश। क्लियर, इमेज पलट गई है, और साथ ही साथ ये भी दिख रहा है ऑब्जेक्ट पहले छोटा सा था, अब इमेज बढ़ चुकी है। साइज देखिए इमेज का बढ़ गया है, ये एरो का साइज बढ़ गया है, एनलार्ज हो गई है इमेज। क्लियर। अच्छा, तो हम क्या कहेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज, भैया ऑब्जेक्ट को रखे थे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, मगर इमेज पीछे बन रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर के, दूर चली गई, तो यानी कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखिए। क्लियर। साइज ऑफ इमेज क्या होगा भैया, एनलार्ज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का साइज देखिए ए बी छोटा सा था, साइज इंक्रीज हो गया है, एनलार्ज हो गया है। क्लियर। अच्छा, साइज एनलार्ज हो गया है। नेचर ऑफ इमेज, भाई ये बताइए, ये रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में इंटरसेक्ट की हैं, रियलिटी में की हैं, तो हम कहेंगे भैया हमारी जो इमेज है वो रियल है, और साथ ही साथ पलट गई है इमेज, इन्वर्ट हो गई है, जिसके लिए हम बोल रहे हैं इन्वर्टेड इमेज। क्लियर। बोलिए बच्चों, एक बात नोट करिएगा, रे डायग्राम्स को शार्प पेंसिल से बनाना होता है, पहली बात। दूसरी, स्केल को अच्छे से मेजर करके सही से रखिएगा और सही से आप रेस को डालिएगा। क्लियर, तभी जाके इमेज वहीं पे बनेगी जहां बनाना चाहते हैं। चलिए कॉपी करिए, साइड हो रहे हैं, फिर करते हैं कुछ नए केस। तो आइए बच्चों, चलिए अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन के कुछ और नए केस। केस नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे प्लेस्ड है, जैसा कि आप देख रहे हो ए बी ऑब्जेक्ट इस फोकस वाले पॉइंट पे है, तो उसके वजह से इमेज कहाँ बनेगी, उसके लिए हमें क्या करना है, मिनिमम 2 इंसिडेंट रे लेनी है ऑब्जेक्ट से। तो पहली इंसिडेंट रे हम इस ऑब्जेक्ट के टॉप से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, और आपको पता है अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करनी चाहिए। तो चलिए फोकस से रिफ्लेक्टेड रे बना देते हैं, ये हमारी दूसरी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक है, या कह लो पहली रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, अब हमें दूसरी इंसिडेंट रे कहां से लेनी होगी, हम भैया दूसरी इंसिडेंट रे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे और इसके टॉप वाले पॉइंट तक ले जाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट तक ले जाएंगे। ठीक, तो ध्यान से देखिए, ये हमारी दूसरी इंसिडेंट रे, और आपने पढ़ा था वो रूल, अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्टेड रे अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, यानी कि 180 डिग्री टर्न कर जाएगी और भैया सेम मीडियम में बैक आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि भाई आपकी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ रही है एक,
दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ रही है, दोनों एक दूसरे के साफ साफ दिख रहा है पैरेलल है। नोट करिएगा, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस क्या हैं बच्चों, एक दूसरे के पैरेलल हैं, हाँ या ना। और अगर कोई दो रेज पैरेलल होती हैं तो भैया वो इन्फिनिटी पे जाके मीट करती है। खुद सोचिए, पहली बात तो आप सोच रहे होगे ये पैरेलल रेस बहुत दूर तक जाएंगी, एक ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी, क्या पता ये एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जाएं, हल्का फुल्का क्लोज हो जाएं और बहुत दूर तक जाएंगी, तब जाके ये इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करेंगी इन्फिनिटी पे। क्लियर हुई बात कि नहीं? क्योंकि ये दोनों रेज कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। क्लियर, समझ गए? अच्छा, तो यहां से आप कह सकते हो भैया पोजीशन ऑफ इमेज कहां होगी, इन्फिनिटी पे होगी। साइज ऑफ इमेज हाईली एनलार्ज, खुद सोचो भैया, जब ये रिफ्लेक्टेड रे आगे एक्सटेंड करोगे इन्फिनिटी पे जाएगी तो भैया ऑब्जेक्ट का साइज कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, ये बहुत दूर जाके रिफ्लेक्ट करेगी, मैं तो दिखाने के लिए इतना बना रहा हूं, बहुत नीचे तक जाएगी, यानी कि साइज ऑफ इमेज बहुत ही हाईली एनलार्ज होगा। क्लियर, समझ गए? अब इन्फिनिटी की चीज़ों को तो हम दिखा नहीं सकते, सिर्फ बता सकते हैं हाईली एनलार्ज। क्लियर, अच्छा, मगर एक बात तो तय है, ये रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में कहीं ना कहीं भले इन्फिनिटी पे मीट जरूर करेंगी, इंटरसेक्ट जरूर करेंगी, इसलिए हम बोल रहे हैं रियल। और साथ ही साथ भाई ऑब्जेक्ट ए बी ऐसे रखे हो तो वो पलट जाएगा और इमेज इन्वर्टेड होगी। क्लियर, अब इमेज कहाँ बनेगी वो तो हम भैया दिखा नहीं सकते, बस बता सकते हैं कि इन्फिनिटी पे बनेगी, इतना मान लो बस। इन्फिनिटी के लिए बड़ा सा बोर्ड चाहिए होगा, बड़ी सी रेस चाहिए होंगी, कहाँ से लेके आएंगे बच्चे? क्लियर, अच्छा, अब आइए देखते हैं क्या केस नंबर 6 क्या कह रहा है। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, अब आपका ऑब्जेक्ट देखिए ए बी कहाँ पे प्लेस्ड है, फोकस और पोल के बीच में कहीं रखा है। आइए इसका रे डायग्राम कंप्लीट करते हैं और बताते हैं इमेज कहाँ बनेगी, उसका साइज क्या है, नेचर क्या है। पहली रे हम फिर से क्या करेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी पहली इंसिडेंट रे हो गई, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करनी चाहिए। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई बच्चे। अच्छा, अब दूसरी रे हम कहां से लेंगे, दूसरी रे को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे, दूसरी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से और इस ए बी के टॉप पॉइंट से पास करते हुए लेंगे। कैसे, जरा ध्यान से देखिए। अब आप कह रहे होगे भैया ऐसा तो नहीं है इस इंसिडेंट रे को लकवा मार गया, तिरछी हो गई है। अरे भाई डिजिटल बोर्ड नहीं है, स्केल नहीं है, ऐसे ही बना रहे हैं तब भी इतना क्लियर बन रहा है, आपके तो हाथ कांप जाएंगे। चलिए अब देखिए, हमारी इंसिडेंट रे ऐसे गई थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको पता है क्या होगा, बोलिए, वो अपने पाथ पे रिटर्न बैक कर जाएगी सेम मीडियम में। ठीक है, अच्छा, अब आप कहोगे भैया हमारी रिफ्लेक्टेड रे एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे आ रही है, इस बार साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों रेज पैरेलल नहीं है और इनके बीच का डिस्टेंस, नोट करिएगा, इनके बीच का डिस्टेंस बच्चों क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इनके बीच का डिस्टेंस बच्चों क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए, इंक्रीज कर रहा है। ऐसे इंक्रीज करता जाएगा, कभी ऐसा पोजीशन आएगा ही नहीं कि ये एक दोनों को मीट कर पाएंगी, इंटरसेक्ट कर पाएंगी, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, फैलती जा रही है। तो भैया क्या इमेज बनेगी ही नहीं? नहीं, इमेज बनेगी तो नहीं, मगर हम जबरदस्ती बनाएंगे। कैसे? अगर हम इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड शिफ्ट करते हैं, चलिए करिए, इसको हम जरा थोड़ा बैकवर्ड शिफ्ट करते हैं, कर दिया। इस रे को भी बैकवर्ड शिफ्ट करिए, ठीक है। जब आपने इन दोनों को बैकवर्ड शिफ्ट किया है पीछे की तरफ जबरदस्ती, ये रिफ्लेक्टेड रे बैकवर्ड जो शिफ्ट किया है ये आपने जबरदस्ती किया है, और उस केस में जब ये इंटरसेक्ट करेंगी तो इमेज तो बनेगी मगर वर्चुअल इमेज बनेगी। तो आपकी जो यहाँ पे इमेज बनेगी वो बच्चों क्या होगी, मान लेते हैं ए डैश बी डैश। क्लियर, ये मिरर के बिहाइंड बन रही है, बैक साइड बन रही है, और साथ ही साथ एक्चुअल इंटरसेक्शन
रिफ्लेक्टेड रे का नहीं हो रहा है। आपने ज़बरदस्ती इन रिफ्लेक्टेड रेस को सपनों में मिलाया है अपनी गर्लफ्रेंड की तरह। जैसे आपकी क्रश होती है वो आपके सपनों में होती है मगर हकीकत में नहीं होती, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बनती है। सिर्फ वो ख्वाब टूट जाते हैं यादों के जिससे आप प्यार करते थे। तो उसी तरह यहाँ पे ये वर्चुअल इमेज भी है, ये तब बनती है जब दो रिफ्लेक्टेड रे सपनों में मिलती है, या कह लो जब उनको ज़बरदस्ती एक्सटेंड करके मिलाया जाता है, इंटरसेक्ट कराया जाता है, तब इमेज बनती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो आपकी जो इमेज है इस मिरर के लेफ्ट साइड तो बन ही नहीं रही है, या कह लो राइट साइड बन रही है, बिहाइंड बन रही है। समझ गया कि नहीं समझ गया? अच्छा, एग्जैक्ट पोजीशन बताना इम्पॉसिबल है, वो तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे लोगे वैसे होता जाएगा। हाँ, एनलार्ज तो दिख रही है भाई, आपने ऑब्जेक्ट बहुत छोटा लिया था, साइज देखिए ए डैश बी डैश कितना बड़ा हो गया है, ठीक है, एनलार्ज हो गया है। और नेचर ऑफ इमेज, अच्छा साफ साफ देखिए इमेज भैया कैसे बन रही है, सपनों में बन रही है, इसलिए बोलोगे वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज तब बनती है जब आप रिफ्लेक्टेड रेस को एक्सटेंड करके ज़बरदस्ती डॉटेड डॉटेड पीछे बैकवर्ड शिफ्ट करते हो, तब जाके इंटरसेक्ट करती हैं, तब वर्चुअल इमेज बनती है। एंड इरेक्ट, अच्छा इमेज भले ही वर्चुअल है, इस बार इन्वर्टेड नहीं है, इरेक्ट है। क्योंकि देखिए आपका ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था ए बी, अभी भी जो इमेज बनी है वो ए ऊपर है बी नीचे है, यानी कि जैसे पहले है अपराइट है ऑब्जेक्ट, इमेज भी अपराइट है। अपराइट यानी कि इरेक्ट, सीधी इमेज बनी है। क्या इरेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? सीधी, या कह लो एक और आप लिख सकते हो उसकी जगह, इरेक्ट की जगह अपराइट। ठीक, क्लियर? तो नोट करिएगा एक बात जो मैं आपको फील कराना चाहता हूं। आपने सबसे पहले देखा था जब आपने ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखा था मिरर से इन्फिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट इमेज फोकस बनी थी। आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ले आए तो भैया फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी, यानी कि जैसे जैसे पास ला रहे हो इमेज दूर हो रही है। फिर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाए, इमेज और दूर हो गई, और उतनी हो गई दूर जहां पे ऑब्जेक्ट था वहीं इमेज बन रही है। फिर आप ऑब्जेक्ट को और ले आए आगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखे, इमेज पीछे बन रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर के। फिर और आगे लाए फोकस पे तो इन्फिनिटी पे बन रही है। फिर आपने देखा फोकस से भी आगे ले आए तो भैया इन्फिनिटी पे नहीं, इसके बिहाइंड बन रही है। क्या ये सारी बातें फील हो रही कि नहीं? क्लियर? समझ गए? नोट करिएगा केस नंबर 1 2 3 4 5, तीनों केस में नेचर ऑफ इमेज क्या था? रियल इन्वर्टेड। मगर सिक्स्थ वाले केस में जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख रहे हो, सिर्फ एक यही केस है, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं, उस केस में अगर आपने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख दिया तो भैया इस केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट, झूठी इमेज बन रही है और सीधी इमेज बन रही है। कॉपी करिए, अब पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आइए बच्चों चलिए पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। उसके अंदर हमारे पास सिर्फ दो केस होते हैं। पहला केस ध्यान से देखिए हमसे क्या कह रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। इस बार हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे रखा है और हमारा कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। तो क्या होगा आइए ध्यान से देखते हैं। देखिए बच्चों ये हमारा ए बी एक ऑब्जेक्ट है, हमें क्या करना है, इससे मिनिमम 2 इंसिडेंट रे निकालना है ताकि इमेज का फॉर्मेशन कर सके। तो पहली रे हम क्या करेंगे बच्चों, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे इस ऑब्जेक्ट के टॉप से। उसी तरह हम इस ऑब्जेक्ट के डाउन या कह लो बॉटम वाले पोर्शन से दूसरी इंसिडेंट रे लेंगे, वो भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। और आपने पढ़ा था कि अगर आपकी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, आपने ये पढ़ा था जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ऐसा अपीयर होगा कि वो फोकस से इमर्ज हो रही है। याद है कि नहीं याद है बच्चों? तो हम क्या कह सकते हैं यहां से, क्या जरा ध्यान से देखिए, डॉटेड डॉटेड बना लिया है और ये ऐसा लग रहा है ये रे हमारी या कह लो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से इमर्ज हो रही है। क्लियर? अच्छा, इसी तरह ये हमारी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी, ऐसा लगेगा रिफ्लेक्टेड रे फोकस से इमर्ज हो रही है। क्लियर? ठीक है, पक्का? तो ध्यान से देखिए क्या हुआ यहां पे, आपने 2 इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ली थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डाइवर्ज कर गई हैं। जब आप इन रिफ्लेक्टेड रेस को बैकवर्ड शिफ्ट किए या कह लो डॉटेड डॉटेड,
पीछे खिसकाए तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये क्या कर रही हैं, वर्चुअली मीट कर रही हैं, इस मिरर के बिहाइंड मीट कर रही हैं, यानी कि इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, इस मिरर से बहुत दूर रखा है, तो उस केस में आपकी इमेज कहाँ बन रही है, पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर एट फोकस, यानी कि एफ पे बन रही है। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का। अब भैया एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज थी एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जब आपने इसको पीछे बैकवर्ड शिफ्ट किया है तो जाके ये मीट करी हैं, इंटरसेक्ट की हैं, तब जाके इमेज बनी है। इसलिए इस केस में आपकी जो इमेज होगी बच्चों वो वर्चुअल इमेज होगी। क्लियर? तो ध्यान से देखिए, नेचर ऑफ इमेज कैसा है बच्चों, वर्चुअल है और साथ ही साथ इरेक्ट होगी। क्या होगी? इरेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो इमेज बन रही है उसका साइज है बच्चों वो एक पॉइंट साइज है। पॉइंट साइज होने की वजह से आपको दिख नहीं रहा है कि भैया इमेज सीधी बनी है कि उल्टी बनी है, इसलिए याद करिए भैया इरेक्ट इमेज बनती है। क्लियर? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। साइज ऑफ इमेज की बात करें, देखिए ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था ए बी, और पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बना है, एकदम एक पॉइंट पे इमेज बनी है। इसका मतलब क्या है, इमेज हाईली डिमिनिश्ड है। क्या है? हाईली डिमिनिश्ड है। क्लियर? समझ गए? अच्छा, तो आइए देखते हैं सेकंड केस हमसे क्या कह रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। अच्छा, आपका जो ऑब्जेक्ट है ए बी इस मिरर के कहाँ रखा है, इंफिनिटी पे भी नहीं रखा है, ना ही पोल पे रखा है, इंफिनिटी और कहीं पोल के बीच में रखा है, या कह लो पोल के लेफ्ट हैंड साइड रखा है किसी डिस्टेंस पे, छोटे मोटे डिस्टेंस पे, बहुत दूर नहीं रखा है वरना इंफिनिटी हो जाएगा। क्लियर? तो आइए इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, पहली इंसिडेंट रे फिर से हम क्या करेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले ली। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास करनी चाहिए, जल्दी बताइए। पास नहीं करेगी, ऐसा लगेगा, अपीयर होगा कि फोकस से इमर्ज हो रही है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, पहले पीछे की तरफ ऐसे बना लेते हैं, फिर रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे। अगर आपने पहले रिफ्लेक्टेड रे बना दी, ऐसे बना दी, तो ये ऐसे जाती बैकवर्ड, क्या पता फोकस से टच ना करती। इसलिए पहले आप पहले बैकवर्ड बना लिया करो, डॉटेड डॉटेड, फिर रिफ्लेक्ट करो। क्लियर? ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। क्लियर? ऐसा लग रहा है फोकस से इमर्ज हो रही है, थोड़ा तिरछी हो गई है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, स्केल है, आप बना लेना। तरीका देखिए, दूसरी रे हम कहां से लेंगे, दूसरी इंसिडेंट रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे। दूसरी रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, दूसरी रे हम ऐसे ले जाएंगे, ये हमारी दूसरी इंसिडेंट रे है। एक सेकंड, ठीक है, दूसरी इंसिडेंट रे ये हो गई। जब आप इंसिडेंट रे को पास कराओगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो चलिए पहले इसको पीछे खींचिए, ठीक, पीछे खींचा। अच्छा, अब आप बताइए, जब आपकी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती थी तो उस केस में रिफ्लेक्ट बैक होकर के 180 डिग्री टर्न कर जाती थी और अपने पाथ को रिट्रेस करती थी, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है। जब आपने इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बैकवर्ड शिफ्ट किया है बच्चों, ध्यान से देखिए, ठीक है, जब पीछे बैकवर्ड शिफ्ट किया है इन दोनों रेस को, तो ये कहां पे मीट कर रही हैं, पोल और फोकस के बीच में इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि इमेज आपकी यहां पे बनेगी। क्लियर? इमेज का फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है, पोल और फोकस के बीच में हो रहा है, इन बिटवीन द पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो आपकी इमेज क्या हो जाएगी, मान लेते हैं ए डैश और बी डैश। क्लियर? तो देखिए पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस, और साइज ऑफ इमेज क्या हो गई है, डिमिनिश्ड हो गई है। ए बी था ये ऑब्जेक्ट, उससे बहुत छोटी इमेज बनी है, ए डैश बी डैश डिमिनिश्ड है, यानी कि छोटी हो गई है इमेज। नेचर ऑफ इमेज NOI क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सीधी सी बात है, आप देख रहे हो ये रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं की हैं, जब इनको पीछे बैकवर्ड शिफ्ट किए तब जाके इंटरसेक्ट की हैं। समझ गए? तो कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल, और साफ साफ दिख रहा है
एरो हेड ऊपर था, ए बी ऑब्जेक्ट था, इमेज भी कैसे बन रही है, ए ऊपर है बी नीचे है, यानी कि जैसा ऑब्जेक्ट का शेप था या कह लो जिस तरह ऑब्जेक्ट रखा था उसी तरह इमेज बन रही है, इन्वर्ट नहीं हुई है, सीधी इमेज बनी है, इसका मतलब इरेक्ट इमेज बनी है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? एक बात नोट करिएगा, अगर आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है तो उस केस में चाहे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखो या पोल के पीछे रखो, इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखो, इन दोनों केस में नेचर ऑफ इमेज क्या ही होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस केस में भी वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर हुई बात कि नहीं? कॉपी करिए, साइड हो रहे हैं पहले। तो बच्चों ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं, चाहे हमारे पास कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, ये रे डायग्राम्स कंप्लीट करना आप सीख चुके हैं। और चलिए मैं आपको बता देता हूं अब नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है। भाई वहां पे हमें दो फॉर्मूले पढ़ने हैं। पहला फॉर्मूला होता है मिरर फॉर्मूला और वो होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, और एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है -v/u, और एक और होता है इसी में इक्वल्स टू hi/ho। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो गए ये सर टर्म क्या है? भाई f क्या होता है? फोकल लेंथ होता है, v हमारा पोजीशन ऑफ इमेज है फ्रॉम द मिरर, और u हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर है। अगर मैं कहूं यहाँ पे hi क्या है, हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज, या कह लो ho क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दोनों फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं। पहला फॉर्मूला होता है मिरर फॉर्मूला, दूसरा होता है मैग्निफिकेशन या कह लो लीनियर मैग्निफिकेशन। ये दोनों फॉर्मूले पढ़ेंगे, इसकी डेरिवेशन करेंगे जहां तक, और उस पे बेस्ड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके जेई और नीट जैसे एग्जाम्स में या क्लास 12th के लेवल पे। एक चीज मैंने आपके लिए छोड़ दी है आपके भरोसे, यूजेस वाले टॉपिक। देखिए जैसा कि आप देख पा रहोगे, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, दोनों का क्या यूज होता है मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, सीधे रट लो। आपके शायद कभी एमसीक्यू में आ जाए, जेई नीट में तो नहीं आएगा, क्लास 12th के लेवल पे इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, याद कर लीजिए। तो ये था ओवरऑल लेक्चर। तो चलिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू।